जीवन गाथा सिद्धांत बायोग्राफिक थ्योरी। ये सिद्धांत भी मनोविज्ञान पर आधारित है। इसका मुख्य प्रवर्तक कार्लाइल है। इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि इतिहास के तत्वों का निर्णय जीवन गाथाओं के अनुसार हो सकता है। उनका विचार है कि महापुरुष अपने समय का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः उनकी जीवन गाथाओं को इतिहास के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, अर्थात इन महापुरुषों की जीवन गाथाओं द्वारा इतिहास की शिक्षा प्रदान की जाए। कार्लाइल का विचार है कि सामान्य पुरुष के भेड़ों के झुंड के समान है और महापुरुष उन शिकारी कुत्तों के समान है जो भेड़ों की रक्षा करते हैं। इसके समर्थक का कथन है कि निश्चित क्रम तथा काल के अनुसार इन महापुरुषों के जीवन का क्रमिक इतिहास निर्मित करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास कालक्रम के अनुसार महापुरुषों की जीवन गाथाओं की एक लड़ी है। विश्व इतिहास भी इसी प्रकार महापुरुषों की जीवन गाथाओं की एक श्रृंखला है। जैसा ऊपर कहा गया है कि महापुरुष काल विशेष के प्रतिनिधि होते हैं। उनके जीवन का अध्ययन करने से उनके समय का पूरा ज्ञान हो जाता है। इन्हीं महापुरुषों द्वारा इतिहास आंदोलन प्रभावित होते हैं तथा चलाए जाते हैं। इस सिद्धांत के परिणाम स्वरूप ही इतिहास में वीर पूजा की उत्पत्ति हुई है। ये महापुरुष मानवता के ऐसे सजग प्रहरी होते हैं जो अपनी प्रजा का सदा नेतृत्व करते हैं और साधारण जनता उनका अनुकरण करती रहती है। जनता में न तो स्वयं इतनी शक्ति है और न ही इतनी बुद्धि कि वह अपना पथ स्वतः निर्धारित कर सके। जीवन गाथा सिद्धांत की आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ बायोग्राफिकल थ्योरी। जीवन गाथा सिद्धांत की आलोचना निम्न प्रकार है। ये सिद्धांत प्रजातंत्र का विरोधी है। ये अधिनायकवाद पर बल देता है और समाजवाद के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं करता। इसके अतिरिक्त ये साधारण मनुष्य के विषय में कुछ नहीं कहता। महापुरुष अपने काल विशेष के प्रतिनिधि होते हैं। वे सदैव महापुरुष अपने काल विशेष के प्रतिनिधि होते हैं। वे सदैव अपने समय से ऊपर रहते हैं और साधारण समाज से स्पष्ट पृथक रहते हैं। वे अपने समय के क्रांतिकारी तथा विद्रोही होते हैं। वे सदा अपने समय की व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। वे महापुरुष अपने क्षेत्र में महान होते हैं, भले ही हो, परंतु वे संपूर्ण मानव जीवन की प्रतिभा अथवा विकास का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उपयुक्त आलोचना में समता का आभास है, फिर भी इस सिद्धांत से हमें तत्वों के चयन में पर्याप्त सहायता मिलती है। इतिहास शिक्षक को इस सिद्धांत का उपयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी महापुरुष अपने काल विशेष का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, अतः विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों की गाथाओं का चयन होना चाहिए। इस प्रकार के चयन का परिणाम यह होगा कि हमारे सम्मुख इतिहास का सर्वांगीण रूप उपस्थित होगा। इसमें शांति के पुजारी तथा युद्ध के संचालक दोनों का स्पष्ट चरित्र उपस्थित हो सकेगा।
किसी एक महापुरुष की जीवन गाथा के चयन से तब तक कोई लाभ न होगा जब तक उसकी जीवन गाथा के साथ ही साथ उसके मानवीय सिद्धांतों, शिष्यों, समर्थकों तथा उनकी गतिविधियों का पूरा चित्र न उपस्थित किया जाए। इसके अतिरिक्त विचारों की प्रतिक्रिया पर भी ध्यान देना होगा। यदि हम बौद्ध धर्म के विषय में अध्यापन कर रहे हैं तो लोग के तौर पे कल गौतम बुद्ध के चरित्र के विषय में बताने से कोई लाभ न होगा जब तक कि हम उनके शिष्यों, समर्थकों, परिचारकों तथा विरोधियों के विषय में ज्ञान नहीं देते, अर्थात उन्हें अशोक, कनिष्क, हर्ष, कुमारी, रीत, भट्ट तथा शंकराचार्य के विषय में भी ज्ञान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनका विभिन्न व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा वह भी बताना नितांत आवश्यक है। इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि उनकी ऐतिहासिकता या ऐतिहासिक आधार समाप्त न हो जाए, अर्थात वे कल्पित कहानी न बन जाए। जिस जीवन गाथा को चुना जाए उसको इन बातों की कसौटी पर कस लेना अनिवार्य है। वह जीवन गाथा या घटना किस कार्य का इतिहास बताती है तथा इस कथा का वास्तविक उपयोग क्या है। इन बातों को ध्यान में रखकर यदि गाथा का चयन किया जाए तो प्रारंभिक अवस्था के लिए इतिहास की शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है। तत्वों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स। इस प्रकार तत्वों के निर्णायक सिद्धांतों की विवेचना करने के पश्चात हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि इन चयन किए हुए तत्वों को प्रस्तुतिकरण के लिए किस रीति से संगठित किया जाए। कथा के समूह इस पाठ्य सामग्री को रखने से पूर्व ही हमें इसका उचित रूप से संगठन करना होगा। इसके संगठन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है। एक समान केंद्र विधि, कॉन्सेंट्रिक मेथड। इस विधि के विकास का क्षेत्र पेस्टोलॉजी को है, जो भिखारियों को उद्यमी मनुष्य बनाना चाहते थे। उसका विचार था कि इतिहास के शिक्षण द्वारा समाज के पुनर्रचना की जा सकती है। ये विधि जर्मन में इतिहास शिक्षण के लिए प्रयोग में लाई गई है, जो बहुत ही प्रभावशाली तथा सफल हुई है। हुई और इसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। इस योजना के अनुसार इतिहास की संपूर्ण बातें प्रत्येक वर्ष पढ़ाई जाती है। पीठिका समान रहती है और अर्थात हम भारत का इतिहास समस्त स्तरों पर पढ़ाना चाहते हैं तो इसकी रूपरेखा समान रहेगी। केवल पाठ्यक्रम में सबसे सख्ती समस्त स्तरों पर पढ़ाना चाहते हैं तो इसकी रूपरेखा समान रहेगी। केवल पाठ्यक्रम में संक्षिप्त तथा विस्तृत होने का ही भेद रहेगा। प्रत्येक वर्ष उन रूपरेखाओं को विस्तृत बनाया जाएगा। सर्वप्रथम केवल रूपरेखाएं ही दी जाएगी, तत्पश्चात प्रतिवर्ष उनके क्षेत्र में वृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार इसमें ज्ञान की पीठिका समान रहती है, पर ज्ञान की वृत्तों का आयाम निरंतर बढ़ता चलता है। ये पुनरावृत्ति हर बार नए आयामों के साथ प्रस्तुत की जाती है। एक समान केंद्र विधि की आलोचना। यद्यपि ये विधि बहुत लाभदायक है, यद्यपि इसमें कतिपय न्यूनताएं हैं।
जो तो आग्रह लिखित है। इसके विपक्ष में एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त तर्क यह दिया जाता है कि इस विधि द्वारा तथ्य की आवृत्ति होती है, जिससे इतिहास के प्रतिपादन में कोई रोचकता नहीं आ पाती, और जिसके कारण छात्रों में निराशा आती है तथा वे इन तत्वों को सुनने तथा पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेते। परंतु इसके समर्थकों का कहना है कि विषय की रोचकता का श्रेय उसके अध्यापक पर निर्भर है। नीरस विषय को अध्यापक की कला रोचक बना सकती है। इस तर्क में पर्याप्त सत्यता है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि ये विधि मनोवैज्ञानिक ढंग पर आधारित नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक सूत्रों जैसे सरल से कठिन की ओर से स्थूल से सूक्ष्म की ओर आदि का अनुसरण नहीं करती। एक समान केंद्र विधि की आलोचना। यद्यपि यह विधि बहुत लाभदायक है, यद्यपि इसमें कतिपय न्यूनताएं हैं जो अग्रलिखित हैं। इसके विपक्ष में एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त तर्क यह दिया जाता है कि इस विधि द्वारा तथ्य की आवृत्ति होती है। इसमें इतिहास के प्रतिपादन में कोई रोचकता नहीं आ पाती, और इसके कारण छात्रों में निराशा आती है तथा वे इन तत्वों को सुनने तथा पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेते हैं। परंतु इसके समर्थकों का कहना है कि विषय की रोचकता का श्रेय उसके अध्यापक पर निर्भर है। नीरस विषय को अध्यापक की कला रोचक बना सकती है। इस तर्क में पर्याप्त सत्यता है।
एक समान केंद्र विधि की आलोचना। यद्यपि ये विधि बहुत लाभदायक है, यद्यपि इसमें कतिपय न्यूनताएं हैं जो अग्रलिखित हैं। इसके विपक्ष में एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त तर्क ये दिया जाता है कि इस विधि द्वारा तत्वों की आवृत्ति होती है, जिससे इतिहास के प्रतिपादन में कोई रोचकता नहीं आ पाती और जिसके कारण छात्रों में नीरसता आती है तथा वे इन तत्वों को सुनने तथा पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेते। परंतु इसके समर्थकों का कहना है कि विषय की रोचकता का श्रेय उसके अध्यापक पर निर्भर है। नीरस से नीरस विषय को अध्यापक की कला रोचक बना दे सकती है। इस तर्क में पर्याप्त सत्यता है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि यद्यपि यह विधि मनोवैज्ञानिक ढंग पर आधारित नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक सूत्रों जैसे कि सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आदि का अनुसरण नहीं करती। इस सिद्धांत के अनुसार 3-4 विषयों के अंदर ही 2-3 सहस्त्र वर्षों का इतिहास पढ़ने का प्रयत्न किया जाता है। अतः छात्रों को समय समय तथा काल का वास्तविक बोध नहीं हो पाता और विभिन्न चरित्रों तथा समय की विशेषताओं को समझ नहीं सकता। विद्यार्थियों के लिए कठिन हो जाता है क्योंकि प्रत्येक समय छात्र को काल संबंधी एक दीर्घ मार्ग पार करना पड़ता है, जिसमें अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। वह इसी को तय करने में लगा रहता है। उसे इतना अवसर ही नहीं मिल पाता है कि वे कालक्रम तथा समय विशेषज्ञों को समझ सके। इसके विरुद्ध एक तर्क भी उपस्थित किया जा सकता है कि किसी भी स्तर पर बालक को इतिहास का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि उसके व्रत की प्रत्येक स्तर पर कक्षा पर वृद्धि होती रहती है। अतः बालक किसी वर्ष में इतिहास का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। इन आलोचनाओं से अध्यापक को दुखी नहीं होना चाहिए। इस विधि का प्रयोग यदि सतर्कता के साथ किया जाए तो ये अत्यंत हितकारी सिद्ध होगी। प्रोफेसर घाटे का विचार है कि प्रारंभिक कक्षाओं में ऐतिहासिक चरित्रों का चयन और उच्च कक्षाओं में आलोचनात्मक तथा प्रेरणात्मक अध्ययन किया जाए तो इसके पर्याप्त दोषों का निराकरण किया जा सकता है। कालक्रम विधि। इस सिद्धांत के लिए हमें क्रिस्टोलॉजी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। क्रिस्टोलॉजी ने इस विधि का कक्षा में प्रयोग किया। उसने इस विधि को रूसों की शिक्षा प्रकृति के अनुसार दी जाए सिद्धांत किया। रूसों ने कहा था कि हर एक प्रकार के शिक्षक के लिए एक विशिष्ट समय होता है जिसका पालन हमें विधिवत करना चाहिए। अर्थात हमें
दूसरा सिर्फ इस दृष्टिकोण में ही मिलता। यदि इतिहास का इतिहास संस्कृति की सिद्धांत को कौन सा करता है तो पहले प्राचीन काल का इतिहास की बातों को पढ़ा जाएगा। अतः इसे सरलता की सरल रूप में रखना पड़ेगा और इस सारे इतिहास का विस्तृत तथा गंभीर अध्ययन करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। अगर अपने प्राचीन काल के इतिहास की संस्कृति और सामाजिक विकास की बातों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार प्राचीन कालीन इतिहास कुछ कहानियों तथा गाथाओं तक ही सीमित रह जाएगा। इससे ये स्पष्ट है कि सिद्धांत प्राचीन काल के इतिहास के साथ न्याय नहीं कर पाता, जो कि इस सिद्धांत की सबसे बड़ी दुर्बलता है। और इस सवाल में इतिहास का विस्तृत तथा गंभीर अध्ययन करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। यह अपने प्राचीन काल के इतिहास की संस्कृति और सामाजिक विकास की बातों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार प्राचीन काल इतिहास कुछ कहानियों तथा गाथाओं तक ही सीमित रह जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि यह सिद्धांत प्राचीन काल के इतिहास के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर पाता, जो कि इस सिद्धांत की सबसे बड़ी दुर्बलता है। कालक्रम तथा एक समान केंद्र विधियों में सामंजस्य। इन दोनों विधियों के गुण दोषों को देखने के पश्चात ये प्रश्न उठता है कि इन दोनों विधियों में किसी प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए, क्योंकि एक विधि सर्वांगीण रूप से संपूर्ण नहीं हो सकती। इन दोनों विधियों के समन्वय से संगठन का प्रश्न पर्याप्त सीमा तक निम्नलिखित प्रकार से सुलझाया जा सकता है। प्रारंभिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर हम जीवन गाथा सिद्धांत को ग्रहण कर सकते हैं। इस स्तर पर हमारा अध्ययन स्थूल तथा सरल सामग्री देने का है। वे कहानियाँ सुनी जाए जो समस्त पाठ्यक्रम को पूरी करती हैं, परंतु ये कहानियाँ कालक्रम के अनुसार हैं। मध्य स्तर। जूनियर हाई स्कूल स्तर पर हम कालक्रम विधि को ग्रहण कर सकते हैं और इसके द्वारा पाठ्यक्रम में संपूर्ण इतिहास को ध्यान में स्थान प्रदान कर सकते हैं। छठी कक्षा में प्राचीन काल का इतिहास, 7वीं तथा 8वीं कक्षा में मध्यकालीन तथा आधुनिक भारत का इतिहास रख सकते हैं। उच्चतर मानसिक स्तर। इस स्तर पर हमारे पास 5 वर्ष का समय है, जिसमें एक समान विधि को ग्रहण कर सकते हैं, परंतु यहाँ हमारा दृष्टिकोण तथ्यात्मक न होकर आलोचनात्मक होना चाहिए। मुख्य सिद्धांतों तथा समस्याओं पर अधिक बल देना चाहिए और गौण घटनाओं तथा व्यक्तियों को हटाना चाहिए। यदि हमारे पास एक वर्ष का समय है तो ये काल में विशेषता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होगा। इस प्रकार इस योजना में इतिहास की 3 बार पुनरावृत्ति हो जाएगी और दोनों विधियों के लाभ प्राप्त किए जा सकेंगे। प्रकरण विधि। टॉपिकल मेथड। प्रकरण विधि कालक्रम विधि को प्रयोग में लाने के लिए एक मार्ग है। कालक्रम के अनुसार समस्त इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित कर दिया जाता है तथा इन कालों को छोटे छोटे विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है और इन भागों को प्रकरण के नाम से
पुकारा जाता है। प्रकरण का एक काल का छोटा समुदाय खंड नहीं है। जैसा कि काल में प्रकरण इतिहास में एक विचार या आंदोलन होता है, इसके द्वारा ऐतिहासिक श्रृंखला को गति प्राप्त होती है। इसका संबंध मुख्य धारा से पृथक नहीं होता। इस विधि को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रधानता दी गई। प्रकरण से तात्पर्य एक पृथक घटना से नहीं है, वरन उससे है जो किसी कारण का प्रतिनिधित्व करे और इतिहास की मुख्य घटना को प्रभावित करे। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति और युद्ध आदि। भारतीय इतिहास को हम विभिन्न प्रकरणों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि भारत में आर्यों का आगमन, आर्यों द्वारा अपनी संस्कृति का प्रचार, मौर्यों का प्रभावशाली साम्राज्य, गुप्त वंश का शासनकाल, राजपूतों का उत्थान, तुर्क साम्राज्य की स्थापना, काल में मुगलों का उत्कृष्ट, मराठों का उत्कर्ष, अंग्रेजों का व्यापारियों के रूप में आगमन, सन 1870 का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध, सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आदि। ये ऐसे प्रकरण नहीं हैं जिनका एक ही व्यक्ति से संबंध रहा हो। ये एक प्रकार के आंदोलन है जिनमें अनेक व्यक्तियों ने भाग लिया था। जब एक व्यक्ति किसी भावना विशेष का प्रवर्तक होता है, तब वह भी एक प्रकरण हो सकता है, क्योंकि उसकी भावना का अनेक व्यक्ति समर्थन करते हैं। उदाहरणार्थ, गौतम बुद्ध, अशोक, नेपोलियन, रूसो, बिस्मार्क, कोवलवेट, चार्ल्स बैबसिन, महात्मा गांधी, लेनिन, कार्ल मार्क्स आदि व्यक्ति एक प्रकरण हो सकते हैं। प्रकरण विधि के गुण मेरी ऑफ टॉपिकल मेथड। इस विधि के द्वारा इतिहास का विस्तृत रूप से विवेचन संभव है। इसके द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों को सरलता से ग्रहण किया जा सकता है, अर्थात इसके द्वारा तथ्यों को सरल बनाया जाता है जिससे वे सफलतापूर्वक ग्रहण किए जा सकें। कालक्रम विधि के अनुसार का संगठन तभी संभव है जब इस विधि को अपनाया जाए। इसके द्वारा बालकों में सुगमता से समय ज्ञान विकसित किया जा सकता है। प्रकरण विधि के गुण मेरिट्स ऑफ टॉपिकल मेथड। इस विधि के द्वारा इतिहास का विस्तृत रूप से विवेचन संभव है। इसके द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों को सरलता से ग्रहण किया जा सकता है, अर्थात इसके द्वारा तथ्यों को सरल बनाया जाता है जिससे वे सफलतापूर्वक ग्रहण किए जा सकें। कालक्रम विधि के अनुसार संगठन तभी संभव है जब इस विधि को अपनाया जाए। इसके द्वारा बालकों में सुगमता से समय ज्ञान विकसित किया जा सकता है। प्रकरण विधि के गुण। इस विधि के द्वारा इतिहास का विस्तृत रूप से विवेचन संभव है।
जो परिकरण विधि के गुण मेरिट्स ऑफ प्रॉफिट। इस विधि के द्वारा इतिहास का विस्तृत रूप से विवेचन संभव है। इसके द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों को सरलता से ग्रहण किया जा सकता है, अर्थात इसके द्वारा तथ्यों को सरल बनाया जाता है जिससे वे सफलतापूर्वक ग्रहण किए जा सकें। कालक्रम विधि के अनुसार संगठन तभी संभव है जब इस विधि को अपनाया जाए। इसके द्वारा बालकों में सुगमता से समय ज्ञान विकसित किया जा सकता है। ये विधि अध्यापक के लिए अत्यंत हितकारी है। इसके द्वारा वह अपनी पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण सरलता से कर सकता है तथा अपने छात्रों को छांटने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। परावर्तन विधि। यह है इतिहास का उद्देश्य वर्तमान का स्पष्टीकरण करना है, तो हमको वर्तमान के साथ प्रारंभ करके पीछे की ओर अर्थात अतीत की ओर जाना पड़ेगा। वर्तमान काल अतीत की देन है, अर्थात इसका आधार अतीत है। परंतु इस विधि के समर्थकों का पहले कहना है कि कुछ समय के पूर्व के भूतकाल से हमको प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि आज जो हम परिवर्तित दर्शाते हैं, देख रहे हैं, उनको से बहुत कुछ समय से के पूर्व से प्रारंभ करके धीरे धीरे अतीत को दर्शाना चाहिए, तभी हम वर्तमान के विकास का आधार प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह विधि तर्कपूर्ण नहीं है तथापि मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, क्योंकि इसके अनुसार हम वर्तमान से प्रारंभ करते हैं जो स्थूल तथा सरल है, उसके द्वारा पीछे की ओर देखते हैं और वर्तमान काल की जड़ों की खोज अतीत में करते हैं। इस प्रकार हम अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर अनुसरण करते हैं। इसके द्वारा किसी समस्या का पहले परिचयात्मक रूप लिया जाता है, फिर इतिहास शिक्षक छात्रों के समक्ष यह समझाने का प्रयत्न करता है कि किन कारकों तथा किन बातों के परिणाम स्वरूप आज की दशा हमारे सम्मुख उपयोगी हुई है। तत्पश्चात वर्तमान समय की समस्या पर विस्तृत रूप से विचार करता है। वर्तमान का उपयोग भूत का परिचय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, परंतु इसका पुनरावर्तन नहीं होता। प्रोफेसर क्वार्टी ने इस विधि को लोयस विधि का नाम दिया है। यदि अध्यापक काल का इतिहास पढ़ा रहा है तो उसे कभी प्राचीन की ओर जाना पड़ता है तो कभी आधुनिक की ओर। इतिहास के पाठ्यक्रम के विषय तत्वों के निर्णयों के सिद्धांत तथा संगठन की विधियों का अवलोकन करने के पश्चात स्वयं ही प्रश्न उठता है कि पाठ्यक्रम में किन किन तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न परिस्थितियों तथा वातावरण और राष्ट्रों के अनुसार पृथक हो सकता है, परंतु हमारे राष्ट्र में जो नमूना अपनाया गया है उनके अनुसार विभिन्न विषयों को स्थान दिया गया है, जो कि निम्नलिखित है। प्राचीन काल की इस संस्कृतियों की रूपरेखा आउटलाइन ऑफ कल्चर असाधारण रूप से हम भारतीय इतिहास का अध्ययन आर्यों के आगमन से या उनसे पूर्व के इतिहास से प्रारंभ करते हैं।
परंतु अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कर दिया गया है कि भारतीय इतिहासकार ने मानव जाति के विकास के इतिहास से प्रारंभ किया जाना चाहिए, जिसके लिए जैसा कि केडी होल ने सुझाव दिया, हम पाठ्यक्रम में सुमेरिया, ग्रीस, रोम, बेबीलोन, मिस्र आदि देशों की प्राचीन संस्कृतियों की कहानी रखनी चाहिए। इसके द्वारा बालक को समझने में समर्थ होंगे, परंतु ये कहानियाँ सरल तथा रूपरेखा के रूप में होंगी। राष्ट्रीय इतिहास, नेशनल हिस्ट्री, राष्ट्रीय इतिहास के पाठ्यक्रम का केंद्र होना चाहिए। बालकों को देश में आने वाली जातियों, उनके उत्थान तथा पतन का भी ज्ञान दिया जाए। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि बालकों को राष्ट्रीय इतिहास के अंगों का पूर्ण ज्ञान दिया जाना चाहिए। स्थानीय इतिहास, लोकल हिस्ट्री, पाठ्यक्रम के लिए स्थानीय इतिहास से भी तथ्य लिए जाते हैं। या विश्व इतिहास, जर्विस ने कहा कि इतिहास एक महत्वपूर्ण एकता है, ये विश्व इतिहास के द्वारा प्राप्त किया जा सकती है। हम इसके ज्ञान के बिना अपने राष्ट्र का इतिहास प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि कोई राष्ट्र अकेला नहीं रह सकता, अर्थात उसका अस्तित्व अकेलेपन में संभव नहीं है। इसलिए हमें विश्व इतिहास में तत्वों का अध्ययन करके पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम हम प्रारंभिक कक्षाओं में कहानी के रूप में तथा उच्च कक्षाओं में इसका उन्नतम पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं। विश्व इतिहास के प्रारंभिक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित तथ्य होने चाहिए। शिकारी मानव, भेड़ों को पालने वाला मानव, किसान के रूप में मानव, मिस्र के मनुष्य जिन्होंने अनाज पैदा किया, बेबीलोनिया के मनुष्य नहरों के द्वारा सिंचाई लेकर कला के प्रति, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, भारतीय आर्य, फोनिशियन भारतीय, ग्रीस की सभ्यता, स्वतंत्र मनुष्य, घोड़ों का योग, व्यायाम तथा खेल आदि, रोमन सभ्यता। इसके अतिरिक्त उच्च कक्षाओं के लिए विश्व इतिहास का उन्नतम पाठ्यक्रम होना होगा, जिसमें प्राचीन देशों को ही स्थान नहीं दिया जाएगा, पर प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक संस्कृतियों को भी स्थान मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन आंदोलनों का समावेश किया जाना चाहिए जिन्होंने इस समस्त विश्व को प्रभावित किया है। प्रांतीय इतिहास, प्रीवियस हिस्ट्री, इसमें भी कहानियाँ ली जानी चाहिए। भारत के प्रांत स्वयं अपना एक पृथक इतिहास रखते हैं। जो छात्र जिस प्रांत का निवासी है उसको उसके इतिहास की कहानियों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त समस्त प्रांतों का इतिहास राष्ट्र के इतिहास के साथ साथ चलता है रहे। इनका अलग कोई महत्व नहीं है, वरन राष्ट्रीय इतिहास को सफल बनाने में इन्होंने जो कार्य किए हैं उनका वर्णन किया जाना चाहिए। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक इतिहास, इसमें भी विषय दिए जाने चाहिए। विचलित या वर्तमान परिस्थिति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कल्चर अफेयर्स, वे विषय भी रखे जाए जिनके द्वारा छात्र वर्तमान परिस्थितियों से परिचित हो सके। विभिन्न स्तरों पर इतिहास शिक्षण के पाठ्यक्रम का प्रारूप, पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धांतों के बाद अब प्रश्न यह उठता है कि शिक्षण के विभिन्न स्तरों का
पर आधुनिक भारत के इतिहास का शिक्षण एवं किया जा सकता है। इसमें भारतीय या संविधान का इतिहास, आधुनिक शासन प्रबंधित इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारतीय नेताओं का संघर्ष बलिदान, बलिदान, शिक्षा के विकास का इतिहास, स्थानीय स्वशासन, आर्थिक राजनीतिक व सामाजिक इतिहास, स्वतंत्रता पश्चात तक विकसित भारत के इतिहास का ज्ञान लिया जा सकता है। क्रियात्मक कार्य एक्सरसाइज से 6 या 7 के समान कराए जा सकते हैं। इस स्तर पर सूत्र पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी व हाई सेकेंडरी लेवल। इस स्तर पर कक्षा 6 9 से 9, 10, 11 शामिल जाती है। इस स्तर पर बालक किशोरावस्था में आ जाते हैं तथा अतः निम्न पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए जा सकता है। भारतीय इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन, विश्व की प्रमुख क्रांतियाँ, पश्चिमी सभ्यता के प्रमुख आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा विज्ञान का विकास, पश्चिम उत्तरी प्रमुख देशों का इतिहास, चीन जैसे चीन, अफगानिस्तान, जापान, इंडोनेशिया आदि, वर्तमान भारत की प्रमुख सभ्यताएं, शिक्षा, उपयोग, विज्ञान, भाषा, सामाजिक कृषि संबंधी आधुनिक भारत में समाजवाद, प्रजातंत्र तथा स्वतंत्रता उपरांत का भारत आदि। विषय वस्तु का ज्ञान देकर छात्रों को लाभान्वित किया जा सकता है। इस स्तर पर तत्कालीन घटनाओं व समस्याओं पर विशेष महत्व दिया जाए। इसके लिए छात्रों को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, जर्नल आदि का अध्ययन करना चाहिए। इतिहास के वर्तमान पाठ्यक्रम की समालोचना, निम्न माध्यमिक स्तर तथा इस स्तर पर पाठ्यक्रम की विविध विशेषता दृष्टिगोचर होती है। इस स्तर पर इतिहास के तीनों कालों का ज्ञान दिया गया है। इतिहास के 3 काल, प्राचीन काल, मध्य तथा आधुनिक के सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ दशा का ज्ञान किया गया है। मनोविज्ञान का सहारा लेकर विशेषज्ञों द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। कालक्रम के अनुसार विधिवत विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया गया है, जो समय ज्ञान का भाव देने के लिए पर्याप्त है। छात्रों द्वारा अवकाश का उपयोग करने के लिए पर्याप्त विषय सामग्री दस्तावेज है। इस स्तर पर पाठ्यक्रम में निम्न दोष हैं। इस स्तर पर विश्व इतिहास को स्थान नहीं दिया गया है। इस स्तर पर कई अनावश्यक विषय सामग्री को सम्मिलित किया गया है, जो उपयोगी नहीं है, छात्रों की रुचि व योग्यता अनुसार नहीं है। इस स्तर के बालकों में राष्ट्रीयता व देशभक्ति की भावना उत्पन्न नहीं कर सकता। सुधार हेतु सुझाव, विषय वस्तु का चयन बालकों की रुचि व योग्यता अनुसार किया जाना चाहिए। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन आदि का ध्यान रखते हुए विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। क्रियात्मक कार्यों को अधिक अवसर देना चाहिए। व्यक्तिक विविधता के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने वाले तत्वों का संदेश होना चाहिए। माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की विभिन्न विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया गया है। प्राचीन भारत समय से लेकर अब तक के भारतीय समाज के विकास का ज्ञान कराया गया है। बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इस स्तर के पाठ्यक्रम में से बालकों को संकीर्ण भावनाओं से बाहर निकालकर सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव तथा राष्ट्रीय एकता को बल मिल रहा है।
विषय वस्तु की पुनरावृत्ति व्यवस्था भी इस पाठ्यक्रम में है, ताकि पूर्व में प्राप्त ज्ञान स्थायी रूप ले सके। दोस्त, प्रस्तुत विशेषताओं के साथ साथ कुछ दोष भी पाठ्यक्रम में दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें पाठ्यक्रम विस्तृत होने के साथ साथ स्थिरानुकूल नहीं है। ऐतिहासिक ज्ञान देने के लिए अनावश्यक विषय वस्तु का समावेश कर दिया गया है। पाठ्यक्रम विस्तृत होने के कारण उबाऊ व बोझिल हो गया है, मानवीय मूल्यों का विकास करने में सक्षम नहीं है, बालकों में आदर्श चरित्र का निर्माण करने में भी सफल नहीं पा रहा है। सुधार के हेतु सुझाव: ऐसी विषय वस्तु चयनित करनी चाहिए जो बालकों का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम है। आवश्यक तथा उपयोगी सामग्री ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित करनी चाहिए। भारत के अतिरिक्त विश्व की अन्य सभ्यताओं की जानकारी भी सम्मिलित करनी चाहिए, ताकि बालकों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो सके। विद्यालय के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करते हुए पाठ्य वस्तु प्रस्तुत की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होना चाहिए। इस स्तर पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करने वाले तत्वों को समाहित करना चाहिए। इतिहास में पाठ्यक्रम के सुधार के संबंध में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए पाठ्यक्रम इस प्रकार से नियोजित किया जाए कि यह विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाए जिससे अन्य विषयों से उसका सहसंबंध स्थापित किया जा सके। बालकों की रुचि व योग्यता अनुसार विभिन्न स्तरों का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। पाठ्यक्रम में नवीनतम प्रयोग करने तथा नवाचार को स्थान देने हेतु लचीलापन होना चाहिए। इतिहास का पाठ्यक्रम सदैव सामाजिक पुनर्जीवन के निर्माण के लिए एक साधन के रूप में कार्य करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक केंद्रीय विचार बिंदु का चयन कर इसके चारों ओर की रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए और पाठ्यक्रम उसी केंद्रीय विचार के विकास को ऐतिहासिक क्रम में प्रस्तुत करे। उन तत्वों का चयन करना चाहिए जो मानव विकास तथा उन्नति संबंधी योजना अनुरूप हो तथा जिनकी व्याख्या हो सके। उन तत्वों को चुना जाए जो वर्तमान विश्व को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत कर ज्ञान को महत्वपूर्ण व अर्थपूर्ण बना सके। सारांश: इस अध्याय में इतिहास विषय के महत्व एवं पाठ्यक्रम में उसके स्थान के विषय में विचार किया गया है। इतिहास का महत्व अग्रलिखित कारणों से सिद्ध होता है। पृथ्वी मनुष्य का निवास स्थान है, अतः अपने जीवन के विविध काल के विकास की जिज्ञासा स्वाभाविक है। राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित होती है। इतिहास का महत्वपूर्ण विषय होने के कारण ही इसका पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। हाई स्कूल तक की कक्षाओं में इसके विषय वस्तु का शिक्षण अनिवार्य रूप से किया जाता है, चाहे वह स्वतंत्र विषय के रूप में हो या सामाजिक अध्ययन अथवा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हो। उच्च कक्षाओं में इसे अनिवार्य विषय रखकर ऐच्छिक विषय के रूप में रखा जाता है। ये उचित है। इतिहास विषय के शिक्षक के लिए अपने शिक्षण कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की दृष्टि से पाठ्यक्रम विवरण की जानकारी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम विवरण के निर्माण हेतु बताए गए सामान्य रूप से स्कूली शिक्षा को 3 स्तरों पर विभक्त किया जाता है। विद्यार्थियों की कक्षा और अनुमानित आयु के अनुसार प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों की विशेषताओं में अंतर हो जाता है। परिप्रेक्षण में
प्रत्येक स्तर हेतु इतिहास का पाठ्यक्रम विवरण निर्धारित किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।